Good morning, dear students. Welcome back. Let's finish our part 2 of same chapter, chapter 11, Force and Pressure from your science book. So, in yesterday's lecture, we learned about force. So, what is a force? Do you remember? Yes, the force is the strength which you use in order to move the objects. And then there are many things you can do with the force. Let me help you remember that. If you apply force to something, you can move the object, you can change the shape of the object, you can change the direction of the object, right? So there are many things which you can do with the force. So now let us learn about the contact forces. So imagine करिए कि आप एक कार के सामने खड़े हैं. We had this example in previous lecture also. So imagine करिए कि आप एक कार के सामने खड़े हैं और आप उसको टच भी नहीं कर रहे हैं. तो जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, धक्का नहीं मारेंगे, तब तक क्या वो आगे मूव करेगी? अगर किसी की कार खराब हो जाती है और वो आपको कहते हैं कि आप थोड़ी हेल्प करिए उसको आगे पुश करने में, तो पुश करने के लिए तो आपको उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना. यू हैव टू कॉन्टैक्ट, यू हैव टू एस्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड द कार, राइट? सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या मतलब है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब ये है जिनके साथ टच करके तब उन पे फोर्स लगाया जाता है. उसे दूर दूर से खड़े होके नहीं किया जा सकता, राइट? जैसे आप कार के सामने खड़े हैं, आपसे कोई कह रहा है कि उसे धक्का मारिए, तो आप अगर उसकी तरफ स्टेयर करेंगे, कार को सिर्फ घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो क्या वो मूव करेगी? नो. यू रियली हैव टू टच इट एंड पुश इट इन ऑर्डर टू मूव इट फॉरवर्ड, राइट? सो जब हम ऐसे अपने हैंड्स की मसल्स को यूज करते हैं, है ना, तो उस को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. जिस भी चीज के लिए हमें हमारी बॉडी की एनर्जी को यूज करना पड़ रहा है, वी आर मेकिंग यूज ऑफ द मसल्स इन आवर बॉडी. सो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल इज नोन एज muscular force. In fact, animals also use their muscular forces. Can you see this picture? Figure 11.9. You can see that the animals are using their muscular forces to carry the difficult task. ये देखो कितना difficult काम कर रहे हैं bullocks. What are they doing? They are carrying the weight from one place to the other place, and on the top of that, the human being is also sitting on the the luggage it is carrying, right? So कितना सारा weight है उसके ऊपर, तो वो कैसे उठा पा रहे हैं? Because of the muscular forces, right? See, आप जिम में जाके मसल्स बनाते हैं ना, so this is what a muscular force is. So this person is able to pick up these heavy dumbbells because he has strength to do it, and right now he is demonstrating his muscular force, right? So this is one type of contact force. So two types के contact forces हैं. First is muscular force and the other is friction. So now let's talk about friction. Imagine करिए कि आपने ग्रास में एक बॉल को धक्का मारा है, ठीक है? तो आपने उसे बहुत बहुत फोर्स लगा के उसको आगे की तरफ धक्का मारा है. तो थोड़ी देर तक तो बॉल आगे जाएगी, पर आपने देखा है कि उसके बाद धीरे 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 इट स्लोज डाउन एंड देन इट फाइनली कम्स टू अ स्टॉप. क्यों हो रहा है ऐसे? देयर इज नोबडी टू स्टॉप इट, राइट? वहां पे तो कोई भी नहीं खड़ा है, तो वो रुकी क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मतलब उस पे एक प्रेशर है जो ग्रास डाल रही है और उसको स्लो डाउन कर रही है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन. अच्छा, अब अपने दोनों पाम्स को लीजिए और एक दूसरे में रब करिए. रब योर हैंड्स राइट नाउ, रब योर पाम्स. सो व्हेन यू आर रबिंग इट, क्या आपके हैंड्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है? कि आपके हैंड्स जो हैं एकदम से स्लिप हो रहे हैं उसके ऊपर? नहीं हो रहा है ना, बिकॉज वी हैव फ्रिक्शन बिटवीन आवर पाम्स. सो इस फ्रिक्शन की ही वजह से आप किसी भी ग्लास को होल्ड कर पाते हैं, किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं. इमेजिन करिए अगर आपके हैंड्स ग्लास के बने होते एंड ग्लास डजंट हैव एनी फ्रिक्शन, तो क्या आप दूसरे ग्लास को पकड़ सकते थे? कैन यू होल्ड अ ग्लास विद अ ग्लास हैंड? नो. व्हाई? बिकॉज कोई फ्रिक्शन नहीं होगा ना. सो मेनी ऑफ द थिंग्स व्हिच वी डू इन आवर डेली लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, है ना? So the force responsible for changing the state of the motion of objects in all these examples is the force of friction. ये कौन सा फोर्स है जो उन सब चीजों को रुकने के लिए प्रेरित कर रहा है?
जैसे आप साइकिल चलाते हैं और अगर आपने पेडलिंग स्टॉप कर दी, आप पेडल नहीं चला रहे हैं, तो धीरे 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 साइकिल अपने आप रुक जाएगी ना। आपने तो ब्रेक्स नहीं लगाए, साइकिल अपने आप रुक गई। क्यों? बिकॉज जो रोड है उसमें भी फ्रिक्शन है। सो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये चीजों को रुकने के लिए बोलता है ना। सो सी दिस पर्सन इज एबल टू मूव हिज सोफा, लेकिन इसको मूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए, उसे बहुत धक्का लगाना पड़ रहा है इसको मूव करने के लिए, राइट। तो अगर ये सोफा भी ग्लास का होता और उसका फ्लोर भी ग्लास का होता तो वो उसको अपनी फिंगर से भी हिला सकता था। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं होने वाला था, आप आराम से चीजों को मूव करते, है ना। तो दो स्मूथ सरफेसेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, और दो रफ सरफेसेस के बीच में तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना। इनफैक्ट अगर आप एक बोट चला रहे हैं वाटर में, तो वाटर भी उसको फ्रिक्शन देता है। आपको बार बार क्या कहते हैं, रो करना पड़ता है ना, आप बार बार रो करते हैं ना। सो यू रो योर बोट इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वाटर भी बहुत फ्रिक्शन देता है। तो अगर आप अपना चप्पू चलाना बंद कर देंगे, इफ यू विल स्टॉप रोइंग, देन व्हाट विल हैपन, योर बोट विल इवेंचुअली स्टॉप। नाउ अभी तो जो मैंने आपको बताया दैट वाज कांटेक्ट फोर्सेस, जिसका मतलब था कि आप उस चीज को अपने हाथों से धक्का मार के कर रहे हैं। या अगर नॉन फ्रिक्शनल फोर्स भी है, तो ग्रास को बॉल के साथ टच तो होना पड़ रहा है ना, बोट को वाटर के साथ टच तो होना पड़ रहा है ना। सो दोज वर contact forces. So now we will learn about non-contact forces. Non-contact forces होते हैं जैसे कि आप, जैसे कि कोई चीज किसी चीज की तरफ खींची चली जाए, लेकिन किसी रस्सी की वजह से नहीं, अपने आप जा रही है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो मैग्नेट्स रखे हैं एंड दे हैव डिफरेंट पोल्स facing each other. For example, look in this picture. We have a blue pole and a red pole. मैं इसे color wise बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So now opposite poles are facing each other. तो क्या होगा? मैग्नेट उसकी तरफ खींच के चला जाएगा। बट if सेम poles are facing each other, तो क्या होगा? मैग्नेट एक दूसरे से दूर चला जाएगा। तो हमने तो मैग्नेट को एक दूसरे की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं रखा, isn't it? क्या मैंने उसको उससे टच कराया था? No, we didn't, right? But even then it was moving, isn't it? So this is called as magnetic force. This is called as magnetic force. Now the other type of force is electrostatic force, जो कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, एटम्स की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है कि आपने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ देखी है, तो आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को एक वायर की, एक धागे की हेल्प से अपने किसी भी टेबल पर उसको चिपका लीजिए, और दूसरी जो स्ट्रॉ है उसको पेपर में बहुत देर तक आप घिसिए, रब इट रब इट रब इट रब इट, ठीक है। एंड उसके बाद आप इस स्ट्रॉ को उस स्ट्रॉ के पास लेकर जाइए, आपको समझ में आएगा कि दूसरी स्ट्रॉ इस स्ट्रॉ के पास खींची हुई चली जा रही है, जैसे मैग्नेट जा रहे थे एक दूसरे के पास। लेकिन यहाँ पे इन दो, ये तो मैग्नेट नहीं है ना, दिस इज प्लास्टिक, राइट। सो अब इसको खींच रहा है जो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? दे आर attracted to each other by virtue of electrostatic force. तो ये ऐसे फोर्सेस हैं जिसमें किसी को किसी चीज से टच नहीं करना पड़ता है, बट देन फिर भी उसमें इतनी पावर होती है कि वो उसको धक्का मार सके या उसने अपनी तरफ खींच सके, पुश और पुल। डिड यू सी in magnet also we have push and pull also, and in this electrostatic force you can see the example of pull, and this is gravitational force. आपने न्यूटन का एग्जाम्पल सुना है? न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड उसके सर पे आके एक एप्पल गिरा। तो देन न्यूटन came up with the theory of gravity. तो न्यूटन वॉज स्टडिंग कि हम किसी भी चीज को कितनी भी ऊपर से फेंकते हैं वो नीचे ही गिरती है। अब आप अपने हाथ में कोई भी चीज लीजिए जो आपके सामने हो, बॉल है, पेंसिल है, कुछ भी है, और उसको छोड़िए। सो what are you seeing? क्या हो रहा है? क्या वो बॉल ऊपर जा रही है? नो, वो सिर्फ नीचे ही गिर रही है, राइट। वो हमेशा नीचे गिरती है। वाई? बिकॉज ग्रेविटी काम कर रही है, हमारे अर्थ पे ग्रेविटी है, और ग्रेविटी की वजह से ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? अर्थ की तरफ गिरती है, अर्थ की तरफ गिरती है। सिमिलरली हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनमें अपनी ग्रेविटी होती है, अपनी ग्रेविटी होती है। So this is the example of gravitational force. Now let's learn about pressure.
प्रेशर क्या होता है? देखिए, आपके घर में एक आयरन नेल होगा ना, आयरन नेल मतलब कील, एंड आपके पास एक हैमर भी होगा, हैमर मीन्स हथौड़ा। अब आप देखिए, ये जो भी इंसान है ये क्या कर रहा है, ये एक वुड में एक कील लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस कील को उल्टा कर दूं तो जो इसका फ्लैट सरफेस है उसको मैं वुड की तरफ रखूं और पॉइंटेड सरफेस को ऊपर कर दूं, तो क्या ये कील लकड़ी के अंदर जाएगी? नो, ये कील लकड़ी के अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो हमें किसी भी चीज को अंदर घुसाने के लिए हमें कम सरफेस एरिया की जरूरत होती है। अगर आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक कील है और उसका जो ऊपर का सरफेस है वो प्लेट के बराबर बड़ा है, इतना बड़ा, तो आप उसको ऊपर से कितना भी, आप उसके पॉइंटेड वाली जगह पे हैमर से कितनी भी देर तक मारते रहे, दैट इज नॉट गोइंग टू गो इनसाइड। व्हाई? क्योंकि प्लेट इतना बड़ा है, उसका सरफेस एरिया इतना बड़ा हो गया। तो आप ऊपर से चाहे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो एरिया इतना बड़ा है कि वो उसके अंदर नहीं जाएगा, है ना? तो अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो किसी भी चीज को अंदर भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसका सरफेस एरिया कम करना पड़ता है, राइट? तो अगर आपको किसी भी चीज को इस तरीके से, ना, if you want to push a nail inside a wooden plank you have to reduce the area on which it act, है ना? लेकिन अगर आप कील को उल्टा कर दें और जो उसकी पॉइंटेड वाली जो नोक है उसकी, उसको आप वुड के ऊपर कर दें, और अब आप अगर धीरे से भी हथौड़ा मारेंगे ना तो वो उसके अंदर चला जाएगा। व्हाई? बिकॉज जो सरफेस एरिया है, जो एरिया है जो वुड को टच करता है वो बिल्कुल पॉइंट के बराबर हो गया है ना? और अगर हम उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो उसके अंदर चली जाएगी। सो दिस इज हाउ प्रेशर्स वर्क। तो जब भी किसी चीज पे फोर्स लगाना है और आप चाहते हैं कि वो चीज उसके अंदर चली जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू रिड्यूस द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको उसके अंदर पुश करना है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉर्टर्स देखे हैं ना रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, पॉर्टर्स आर कुली, है ना? तो वो बहुत भारी भारी सामान अपने सर के ऊपर लेकर जाते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी उन्हें सामान अपने सर के ऊपर रखना होता है, दे ऑलवेज कीप अ पीस ऑफ क्लॉथ बिफोर पुटिंग अप एनी मटेरियल ऑन एनी थिंग ऑन देयर हेड, है ना? कपड़ा रखते हैं ना अपने सर के ऊपर, क्यों रखते हैं? वो इसलिए नहीं रखते कि उनको वहां पे क्वेश्चन मिले, वो भी उसका एक रीजन है, बट प्राइमरीली उनका जो रीजन है उस कपड़े को रखने का, दैट इज कि उनके सर का जो एरिया है ना वो बड़ा हो जाए, तो वो बहुत मोटा कपड़ा रखते हैं। तो अब जो प्रेशर उनके सर पे पड़ेगा वो प्रेशर काफी बड़े एरिया में डिवाइड हो गया है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर उनके हेड पर नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब हम कभी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिसके ऊपर हमें प्रेशर माउंट करना है, तो उस एरिया में वो प्रेशर डिवाइड हो जाता है और उसकी वजह से आप आराम से उस चीज को उठा सकते हैं। तो अभी तो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, दोज वर दी प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड थिंग्स, है ना? सब चीजें सॉलिड थी, आयरन नेल सॉलिड था, पॉर्टर सामान उठा रहा है तो वो भी सॉलिड था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या लिक्विड्स एंड गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? लेट अस सी। सो दिस इज द पिक्चर फ्रॉम योर बुक। सो सी, यहाँ पे इनके पास एक ग्लास की रॉड है और नीचे उन्होंने क्या लगाया है? एक बलून लगाया है। आप पानी भरते हैं ना, जब होली आती है तो आप क्या कहते हैं? पानी भरते हैं। तो जब आप पानी भरते हैं तो आप देखिए, उन्होंने फर्स्ट वाले जो फर्स्ट हैंड है उसमें उन्होंने कम वाटर भरा है, तो बलून ज्यादा फूल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही दे इंक्रीज द वाटर लेवल इन द अदर रॉड, the balloon started, you know, filling the water inside it and started bloating. Why? Because the water is exerting the pressure on the balloon. तो उससे क्या हो रहा है कि वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू हैव अ प्लास्टिक बॉटल, और प्लास्टिक बॉटल के साथ में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो उसके नीचे आपने उसको थोड़ा सा कट किया है राइट साइड में, और वहां पे आपने एक प्लास्टिक की ट्यूब लगाई है या ग्लास ट्यूब लगाई है। तो ये जो प्लास्टिक की ट्यूब है या ग्लास ट्यूब है उसमें आपने अटैच करके एक रबर भी लगाया है, राइट? तो जैसे जैसे आप इसमें पानी भरते जाएंगे बॉटल के अंदर, तो वैसे ही वैसे क्या होगा? वो बलून में भी पानी भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। लेकिन अगर पानी का लेवल बहुत कम होगा तो पानी भरेगा बलून में? नो। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड होता है वो
पूरे के पूरे बॉटल में प्रेशर एक्सर्ट करता है. So to make you understand this, I wanted to show you this experiment. So this experiment is also in your book. You can see on the left hand side there is a bottle और उसमें बहुत सारे छेद किए हैं और ये बॉटल का पानी देखो ऊपर तक भरा हुआ है. So एक छेद आपने सबसे ऊपर किया है, दूसरा होल उसके नीचे, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे. सबसे ज्यादा दूर पानी कहाँ से जा रहा है? सबसे नीचे वाला छेद, राइट? सो जो होल आपने सबसे नीचे किया है वो पानी को सबसे ज्यादा दूर तक धक्का मार रहा है, लेकिन जो होल आपने सबसे ऊपर किया है वो पानी को कहाँ तक प्रेशर करके लेके जा रहा है? बहुत दूर तक नहीं ले जा पा रहा है, पास तक ही लेकर जा रहा है, राइट? है ना? सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सबसे ऊपर पानी का प्रेशर कम है और सबसे नीचे पानी का प्रेशर ज्यादा है. इसीलिए तो जो हमारे घर के ऊपर टैंक्स रखे हैं, आप लोगों ने भी अपने घर के ऊपर टैंक्स रखे होंगे, टैंकी बोलते हैं आप उसको, तो उसमें जब आप पानी भरते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो जब आप नीचे अपने घर में नल खोलते हैं तो उसमें पानी बहुत ही प्रेशर से आता है. लेकिन अगर आप वो पानी की टैंकी उठा के अपने बाथरूम के साथ में ही रख देंगे तो पानी में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा और पानी थोड़ी देर के बाद आना बंद भी हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए जो पानी की टैंकीज होती हैं वो घर की फ्लोर और घर की रूफ पर रखते हैं, टेरेस पर रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊंचाई पर है. तो जब पानी आएगा नीचे हमारे वॉशरूम्स में वो बहुत ही प्रेशर से आएगा. सो दिस वाज अबाउट लिक्विड्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट गैसेस. क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं. और अगर आप किसी भी चीज गैस को हीट अप कर दोगे तो उसका प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है. अब आप इस प्रेशर को अपने लिए यूज भी कर सकते हैं. जैसे आपकी मम्मा प्रेशर को कैसे यूज करती है? आपकी मम्मा जो है इस वाटर और गैस के कॉम्बिनेशन के प्रेशर को यूज करती हैं घर में खाना बनाने के लिए, राइट? तो इतने ज्यादा प्रेशर में अगर आप कोई भी चीज रखते हैं तो वो चीज क्या होती है? पकनी शुरू हो जाती है. इट स्टार्ट्स टू डीजेनरेट, है ना? सो हम तो उसको बॉईल कहते हैं, है ना? सो आप अगर आप इसके अंदर आलू रख देंगे तो इतने ज्यादा प्रेशर से, इतने ज्यादा हीट से वो इट विल बी कुक्ड. So now let's talk about the atmospheric pressure. So atmospheric pressure क्या होता है? अभी हम बहुत सारे pressures के बारे में बात कर रहे हैं, right? So now let's talk about atmospheric pressure. So अभी आप अगर बाहर निकल के देखेंगे आपको क्या दिखाई देता है? आपको अपने आसपास environment में क्या दिखाई देता है? Sky दिखाई देता है. तो sky से ऊपर ये जो सारी gases हैं हमारे आसपास, है ना? What is this called? This is called as atmosphere, है ना? So the atmospheric एयर. तो अभी ये देखो अर्थ मैंने यहाँ पे इस इमेज में आपको दिख रही है. तो अर्थ के आर पार ऐसा एक एनवलोप बना हुआ है और इसमें हवा पकड़ के रखी गई है ताकि हम लोग इसमें सांस ले सके, राइट? और ये क्या क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. अगेन ये भी ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है. जब भी मैं आपको न्यूटन का एग्जांपल दिखा रही थी, राइट? सो नाउ द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय दिस एयर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये एयर का प्रेशर होता है, राइट? सो अब आप प्रेशर अपने घर में भी देखते होंगे, आपके भी घर में होगा ना ये रबर सकर. इसे मम्मा किस चीज के लिए यूज करती है? अगर कभी भी किसी भी वाटर होल में कोई चीज अटक जाए तो उसको क्लीन करने के लिए ये रबर होल यूज किया जाता है. तो क्या करता है ये रबर होल? ये रबर सकर क्या करता है? आप इसको होल पे लेके जाइए और इसको जोर से जाके पुश करिए तो ये क्या करेगा? इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी और ये एयर ट्रैप होने के बाद वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करेगी. जब आप उसको खींचोगे तो जो भी कुछ नीचे होगा वो सब कचरा इसके साथ नीचे ऊपर निकल कर आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे भी प्रेशर का ही यूज हो रहा है. तो इमेजिन करिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो भी हमारे दिमाग के साथ ऐसा कर सकता है. लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा होता है? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता. बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस हैं which you will learn in next chapters. So but then this is just to give you an idea is कि जब इतना छोटा सा प्रेशर इस रबर सकर में बिल्डअप हो सकता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होगा. इमेजिन. अब ये छोटा सा सकर देखिए, ये सब आपने अपने अभी तक जितना भी आपने चीजें देखी हैं ये जरूर देखा होगा. ये एक रबर सकर है. तो ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है. यूजुअली अगर आपके मम्मा पापा आपके लिए कुछ टूथपेस्ट होल्डर या टूथब्रश होल्डर खरीद के लेकर आते हैं तो उसमें रबर सकर्स लगे होते हैं, तो आप उसको मिरर में जाके लगाते हैं, राइट?
तो मिरर में लगाते हैं तो हम उसको ऐसे दबाते हैं मिरर में, तो वो वहां पे चिपक जाता है और फिर उसको निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार तो वो बिल्कुल ही नहीं निकलता है, बिकॉज हमने वहां पे क्या बना दिया है, उन दोनों के बीच में एयर प्रेशर बना दिया है ना। सो अब दिस पिक्चर इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके हेड का साइज आप देखिए, आपका हेड, आपके भी ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, पता है आपको, आपके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो अगर आपके सर का एरिया 15 बाय 15 सेंटीमीटर होता तो इमेजिन करिए कि आपके सर पे कितना प्रेशर लग रहा होता, विच इज इक्वल टू अ मास ऑफ 225 kgs। इतना सारा प्रेशर सोचिए आपके सर के ऊपर रखा होता, और यू नो, and it is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kgs. So the reason we are not crushed under this force of gravity is that pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. So ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं, और यू नो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्रश नहीं होते. So this is the reason behind it. So children, now your chapter is complete. Thank you for attending it. If you have any questions, reach your teachers. We're always here to help you. Okay? Bye bye.